हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके जिसमें आज की जो हमारी वीडियो है वो सरकार के प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित है जो आने वाली प्रत्येक एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ वीडियो या फिर लेखपाल या कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जो योजना है वो है अमृतकाल। अमृतकाल क्या है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और उसके नागरिकों के लिए अगले 25 वर्षों की अवधि को अमृतकाल के रूप में संदर्भित किया है। यानी कि जो 25 वर्षों का जो आने वाला दौर है उसको क्या रखा गया है, अमृतकाल में रखा गया है इन्होंने। अमृतकाल के दौरान सरकार का जो उद्देश्य है निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पहला जो इनका है कि सूक्ष्म आर्थिक स्तर की सभी समावेशी कल्याण नीतियों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ फोकस को लागू करना है। अगला जो इनका है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देना है। अगला इनका रहेगा कि सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश को बढ़ावा देना है। ये इसके लक्ष्य रहेंगे। अमृतकाल का उद्देश्य जो है वो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है, गांव और शहर के बीच विकास के अंतर को कम करना है, लोगों के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है, नवीनतम तकनीकी को बढ़ावा देना है ताकि भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे ना रहे। भारत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से शुरुआत की और अब सबका प्रयास यानी कि सभी का सहयोगात्मक प्रयास को विकास के लिए भारत के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के रूप में जोड़ा है। क्या जोड़ा है इसमें? सबका प्रयास। ये याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ इन्होंने सबका प्रयास जोड़ा है। इसका ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 4 स्तंभ जो रहेंगे इनके ये है कि समावेशी विकास है, उत्पादकता में बढ़ोतरी, ऊर्जा बदलाव और जलवायु संबंधी कार्रवाई रहेंगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश रहेगा इनका। अगली जो योजना है वो है उज्ज्वला 2.0। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना इनकी PMUY या उज्ज्वला 2.0 योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। PMUY का जो पहला चरण है वो है गरीबी परिवारों को LPG यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होता है, जो LPG होता है, कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में से शुरू किया गया था। किसको? PMUY को, PMUY 1। PMUY ये दूसरा चरण है इनका। इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। अब उन्हें लाभ उठाने के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। उन्हें नोडल मंत्रालय यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कमी करना है, घर के अंदर जीवाश्म को जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों में होने वाली श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना है। यह एक जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 को लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उज्ज्वला 2.0 के साथ क्या किया जाएगा? लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क दी जाएगी। प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लक्ष्य क्या है? उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे BPL यानी कि BPL के परिवारों को 50 मिलियन महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना है। कितने? 50 मिलियन। अगस्त 2018 में 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाना है। इनमें शामिल है एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत अंत्योदय योजना है के लाभार्थी रहेंगे, वनवासी रहेंगे, सबसे पिछड़े वर्ग रहेंगे और चाय बागान और द्वीप समूह में रहने वाले महिलाएं रहेंगी। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, कितने प्रदान किए जाएंगे? 2.0 के तहत 10 मिलियन LPG कनेक्शन। सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है, ये याद रखना है। अगली जो योजना है वो है सेहत पहल।
डिजिटल इंडिया ई गवर्नर के तहत सरकार की प्रतिबद्धता के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2021 को सेहत का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्रालय के सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि सेहत, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है, नाम की एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों की सेवाओं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा प्रस्तुत की है या शुरू की है। सेहत स्टे होम ओपीडी ई संजीवनी भी शुरू की है कि तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक मुफ्त ओपीडी सेवा पर आधारित है। ये सेहत स्टे होम ओपीडी भी है। मरीज से लेकर डॉक्टर तक एक प्रणाली है जहां रोगी इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। मरीज डॉक्टर से परामर्श कर सकता है ऑनलाइन। अगली जो योजना है वो जल जीवन मिशन है। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। ये ध्यान रखना है कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है ये मिशन, जल जीवन मिशन, इसका ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। केंद्र और राज्यों के बीच जो फंडिंग शेयरिंग है इस योजना के तहत वो भी देख लेते हैं। हिमालयी और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए केंद्र और राज्य द्वारा जो इनके फंडों की जो शेयरिंग है वो है 90:10 और अन्य राज्यों के लिए रहेगी 50-50% और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रहेगी 100% केंद्र सरकार जिम्मेदार रहेगी। किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% रहेगी। और जो हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कितना रहेगा? 90, यानी कि 90% तो रहेगा केंद्र का और 10% रहेगा राज्य का। और अन्य राज्यों के लिए क्या रहेगा? 50-50% रहेगा। अगला जो पॉइंट रहेगा इसमें कि वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% FHTCS सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। कौन सा राज्य बन जाएगा पहला हर घर जल वाला राज्य? कौन सा बन जाएगा? गोवा, ये याद रखना है। अगली जो योजना है वो है ब्लू इकोनॉमी या फिर नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था समुद्र या नीले संसाधनों को बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। ये इस अवधारणा को गुंटर पाउली ने 2010 में पेश किया था। यह आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। इसमें नीली अर्थव्यवस्था में 3 आर्थिक रूप शामिल हैं। पहला है वैश्विक जल संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को, ये इसमें शामिल है। अभिनव विकास अर्थव्यवस्था शामिल है। समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास करना इसमें शामिल है। नीली अर्थव्यवस्था के लिए भारत की जो पहल रहेगी वो है सागरमाला योजना के तहत, ओ स्मार्ट के तहत, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रवर्धन योजना के तहत, ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य नीति के तहत इनका जो है नीली अर्थव्यवस्था के लिए भारत की पहल रहेगी। अगली जो योजना है वो है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशन मिशन का हो जाएगा जून 2021 में डीप ओशियन मिशन के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय जरूर याद रखने हैं आपको। यह भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। भारत इस तरह के मिशन हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषताओं वाला दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा। कौन सा देश बन जाएगा? दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा। ऐसे मिशनों के आवश्यक तकनीकी और विशेषताओं अब तक केवल 5 देशों में ही हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास उपलब्ध हैं और उसके बाद 6ठा देश भारत रहेगा। इसके जो मुख्य अंग जो रहेंगे वो डीप सी माइनिंग रहेगा, यानी कि और मानव युक्त सबमर्सिबल के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना है। गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज संरक्षण के लिए तकनीकी का नवाचार भी करना है। रोगाणुओं सहित गहरे समुद्र की वनस्पति एवं जीवों की जैव
पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के सतत उपयोग के लिए अध्ययन पर मुख्य फोकस रहेगा इनका। डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन भी रहेगा इनका। महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन रहेंगे। अगली जो योजना है पीएम किसान योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सभी भूमि धारक किसानों के लिए बैंक खातों में 6,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित करता है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब इसमें जो पीएम किसान मोबाइल ऐप है इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। MEITY के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगली जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC योजना है। देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक कोशिश में भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुभारंभ किया था। याद रखना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998 में, जिसे PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना किसानों के लोन के रूप में अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए औपचारिक क्रेडिट कार्ड देने के लिए नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी क्या है? इसकी ओर से ये बनाई गई थी। इस तरह के लोन की आसान पहुंच और कम ब्याज का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कृषि, मछली पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में किसानों को क्रेडिट जरूरतों को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा किया जा सके। अगली योजना है किसान उत्पादक संगठन, एक FPO। भारत सरकार द्वारा 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बहुत ही कम नजर आती है। इसीलिए क्योंकि भारतीय कृषि की दक्षता, उत्पादकता और आर्थिक व्यवहार्यता कई कारकों से प्रभावित हो रही है। FPO कृषि की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रभावी गठबंधन बनाने हेतु विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह है। ठीक है। 10,000 FPO का गठन और संवर्धन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नाबार्ड जैसी एजेंसियां FPO को बढ़ावा देती हैं और उनका वित्त पोषण करती हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में FPOs के लिए 5 वर्ष की कर छूट सहित कई सहायक उपायों की घोषणा की गई है, जबकि केंद्रीय बजट 2019-20 के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 नए FPOs की स्थापना की बात भी की गई है। कितने की गई है? 10,000। कितने की और कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अगली जो योजना है किसान रेल योजना है। FPO को मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है इसको। ठीक है, किसको? ये वाली योजना FPOs को मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये योजना, इसको याद रखना है। अगली जो योजना है वो है किसान रेल योजना। किसान रेल की पहली मल्टी कमोडिटी ट्रेन है जिस भारतीय रेलवे ने देवलाली जो ये महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में है तक पहली किसान रेल की शुरुआत की है। कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से दानापुर तक, यानी कि महाराष्ट्र से बिहार तक। याद रखना है ये पहली मल्टी कमोडिटी ट्रेन है। प्रशीतित डिब्बे वाली ट्रेन जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादकों जैसे सब्जी, फलों को बाजार में लाने में मदद करेगी। यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। अगला जो है 11वीं वो ब्रू समझौता है। ये ब्रू समझौता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ब्रू या रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक स्वदेशी समुदाय है जो ज़्यादातर त्रिपुरा और मिजोरम और असम में रहते हैं। PVTG के रूप में रहते हैं। ठीक है। मिजोरम में उन्हें उन समूहों द्वारा निशाना बनाया गया है जो उन्हें मिजोरम के मूल निवासी नहीं मानते हैं। वे वर्ष 1997 में मिजोरम से भाग गए और उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में ठहराया गया था। जून 2018 में ब्रू समुदाय के नेताओं ने मिजोरम में प्रत्यावर्तन के लिए केंद्र और 2 राज्य सरकारों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 2018 में।
लेकिन अधिकांश शिविर निवासियों ने समझौते की शर्तों को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया गया था। जनवरी 2020 में उन्हीं पार्टियों ने एक चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार ब्रू जनजाति को अब त्रिपुरा में बसाया जाएगा। ठीक है, कौन से समझौते के तहत? एक चतुर्भुज समझौते के तहत। अगला जो इसमें रहेगा, अगली जो योजना रहेगी वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत का संचालन वर्ष 2022 में शुरू किए जाने की संभावना है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक यानी कि IAC है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमानवाहक पोत है, रूसी मूल का INS विक्रमादित्य। वे विमानवाहक पोत की लड़ाकू क्षमता, पहुंच और बहुमुखी प्रतिभा देश के रक्षा क्षेत्र की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। ये इससे समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलेगी। अगली जो योजना इनकी गगनयान है। गगनयान इसरो का एक मिशन है। इसके तहत 3 उड़ानें हैं, 2 मानव रहित हैं और 1 मानव युक्त है। याद रखना है ये जो कक्षा में भेजी जाएंगी। यह पृथ्वी के निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा। वर्ष 2022-23 के नियोजित दूसरे मानव रहित मिशन के बाद गगनयान का मानव अंतरिक्ष यान मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। मानव युक्त मिशन में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV MK-30 यानी MK-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा गगन लॉन्च करने में? GSLV MK-3 का। भारत की अन्य आगामी जो परियोजना रहेंगी वो चंद्रयान 3 है और एक है शुक्रयान, चंद्रयान 3 है। उसके बाद योजना रहेगी PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को है। इस योजना का आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा रेहड़ी पटरी यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स वालों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में संबंधित है। इस योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। याद रखना है इसका अब दूसरा नाम क्या है। इस योजना के तहत रेहड़ी में पटरी वालों को यानी कि जो रेहड़ी लेकर पटरियों पर लगाते हैं उनके लिए 10,000 का बैंक ऋण दिया जाएगा, जिसमें वे अपना काम शुरू कर सकें। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर को अपना व्यवसाय हेतु 20,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना है। अभी तो इन्हें 10,000 का दिया जाता है, लेकिन आगे इनकी योजना है कि इन्हें 20,000 का ऋण दिया जाए। ऑपरेशन आहट क्या है? हाल ही में रेलवे सुरक्षा द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट के तहत सभी लंबी दूरी की ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ित विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करी के चुंगल से बचाने पर ध्यान केंद्रित है। उद्देश्य याद रखना है इसका क्या क्या है। इसके अलावा साइबर सेल द्वारा मानव तस्करी के डिजिटल तरीकों की तलाश हेतु वेब सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगे जिलों से आने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अगली जो इसमें भारत की जो स्थिति है, वर्तमान में मानव तस्करी में सबसे अधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है और उसके बाद झारखंड और उसके बाद असम है। अगली योजना है स्माइल योजना। इसका शुभारंभ 12 फरवरी 2022 को। पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज है। ठीक है, इसकी याद रखना है। इसका उद्देश्य हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के लिए रूप में मदद करना है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से हुई थी। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 19वीं योजना है नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित के संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोग रहेंगे। इसमें नव भारत साक्षर जो कार्यक्रम है उसकी अनुमानित कुल परिव्यय 10,37,090 करोड़ रुपए रहेगी, यानी कि 10 करोड़ 37 इतना ये रहेगा इसमें। जिसमें वर्ष 2022-27 के लिए क्रम से 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा रहेगा और 3,337 करोड़ रुपए का राज्यों का हिस्सा रहेगा। ठीक है,
मतलब केंद्र का 700 करोड़ रहेगा और राज्यों का 337 करोड़ रहेगा। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सूचना केंद्र NCERT और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असिस्टमेंट सिस्टम का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? कितना लक्ष्य किया गया है? 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों को, ठीक है, याद रखना है, लक्ष्य निर्धारित किया। इसकी जो पहले क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसमें देना है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और विद्यालयों का अच्छे से अच्छे निर्माण करना है। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षर अभियान चलाना है। उसके बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है और समग्र शिक्षा है। इसके घटक जो है महत्वपूर्ण जीवन कौशल का विकास करना है, व्यावसायिक कौशल विकास है, और जो इसमें है बुनियादी शिक्षा है और सतत शिक्षा है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना PM ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ाकर अब 200 चैनल टीवी चैनल कर दिए गए। कितने कर दिए? 12 से 200 टीवी चैनल के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। 21वीं योजना 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना शुरू की है। ORC योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमति दी है। वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना को औपचारिकताएं पहले से ही पूरी कर ली हैं, जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड को उनके आधार नंबर से लिंक करना है। आधार कार्ड कितने नंबर का होएगा? 12 नंबर का, ठीक है, याद रखना। और प्रत्येक FPS में ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंस्टॉल किया जाना शामिल है। ये योजना